कैसे कैसे रंग दिखा रही है। मैं क्या करती अगर मैं कहीं और भाग कर जाती तो मेरे पीछे पीछे वेद वहाँ भी आता मुझे ढूंढने के लिए, और मैं ये नहीं चाहती थी। मुझे यहाँ से भगाकर मेरी जान बचाकर दीप्ति ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, और मैं उसके एहसान का बदला यूँ इस तरीके से नहीं चुका सकती थी कि मैं उसके एहसान का बदला उसके दिल को तोड़ कर चुकाऊँ। इसलिए मेरा यहाँ से भागना भी ठीक नहीं था। वापस से लौटकर उसी घर में आ गई जिस घर की तरफ कभी मैं मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। पर जिसने मुझे भगाया था, जिसने मेरी जान बचाई थी, उसकी खुशी को लौटाने का मेरे पास सिर्फ ये इकलौता तरीका था कि मुझे इस घर में आना ही था। भले ही इस घर से मेरी हमेशा से बुरी यादें ही जुड़ी हों, पर मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अरे श्रुति मैं बहुत खुश हूँ। तुमने वापस से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और माँ के हाथों में लाकर पैसे भी रखे। मैं बहुत खुश हूँ श्रुति तुमसे। अच्छा लग रहा है ये जानकर कि 6 महीने बाद ही सही पर तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। तुम समझ चुकी हो कि ये घर परिवार छोड़कर ना तुम्हारा कहीं और ठिकाना नहीं लगेगा। हम ही है तुम्हारा सहारा। श्रुति मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और मैं भी तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। तुमने गलती चाहे जितनी भी बड़ी की हो, पर तुम लौटकर वापस से मेरे ही पास तो आ गई। आओ श्रुति मेरे पास आओ। खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की तो समझे तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। तुम वही इंसान हो जिसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया। मुझे कितने बुरी तरह से जल्लादों की तरह मारते पीटते थे तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल कर यहाँ वापस आ गई हूँ? मैं इस घर में रहने जरूर आई हूँ, पर मैं वो कुछ भूली नहीं हूँ। नहीं भूली हूँ कि तुम मेरे बच्चे के हत्यारे हो, समझे? मुझसे दूर रहना तुम, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बस इस घर में रहने के लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, समझे तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, बीवी हो तुम मेरी और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। अगर मेरे साथ नहीं रहना था तो इस घर में आई ही क्यों? लौटकर चली जाती ना, कहीं और चली जाती। क्यों लौटकर आई यहाँ पर? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ? 6 महीने में तुम्हारी वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई है मैं भी नहीं भूला हूँ उसे। समझ में आई तुम्हारे? और तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही तुम मुझे अकड़ दिखाओगी, डराओगी तो मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मैं वो पुरानी वाली श्रुति नहीं हूँ जिसके ऊपर तुम जुर्म करोगे और वो चुपचाप सहेगी, समझे तुम? अगर पुलिस को मैंने एक बार फोन कर दिया ना, तुम सब माँ बाप और बेटा जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। समझ में आई तुम्हारे? चुपचाप से इस घर में रहने आई हूँ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे मजबूर मत करना मैं पुरानी केस फाइल खुलवाऊँ तुम्हारे लिए। तो जो जमानत पे तुम घर के बाहर टहल रहे हो ना, मेरी गवाही के बाद दोबारा से अंदर नजर आओगे। समझ में आई तुम्हारे? मुझसे दूर ही रहना जब तक भी मैं यहाँ हूँ। समझ में आई तुम्हारे? तुम्हारे घर का खर्चा उठा रही हूँ, तुम्हारे माँ को पैसे देकर आई हूँ, जो भी तुम लोगों को चाहिए वो सब दे रही हूँ मुझसे, लेकिन तुम दूर ही रहना, समझे तुम? मेरे बच्चे के हत्यारे हो तुम, मेरे पति नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हें कभी अपना पति मानूंगी। तुम हमारे बीच जो रिश्ता था वो मेरे बच्चे के साथ ही खत्म हो गया। समझ में आया तुम्हारे? आइंदा से मुझे छूने की या मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना। वहीं अपना ठेके पर या जहाँ जाते हो वहां पड़े रहो, घर में मत आओ। मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे, मैं बस यहाँ रहने आई हूँ। समझ में आया तुम्हारे? तुम्हारी बीवी बनने नहीं। तुझे तो मैं कोशिश भी मत करना, वरना मोहल्ले वालों को, गांव वालों को और तुम्हारे परिवार वालों को जो झूठ बोलती आई हूँ ना कि मेरे और तुम्हारे बीच में सब ठीक हो गया है ना, सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। और जो झूठी इज्जत बनाते फिर रहे हो ना, वो इज्जत भी खत्म हो जाएगी। और पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना तो गाँव वालों के सामने तुम सबको घसीटते हुए ले जाएगी पुलिस। तब फिर जो बनी बनाई इज्जत है ना वो भी ढह जाएगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो और निकल जाओ मेरे कमरे से, समझे? और दोबारा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। चलो जाओ यहाँ से, भागो। मैंने सोचा था यहाँ से भागने के बाद, यहाँ से दूर जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी सुकून से बिताऊंगी, कहीं बहुत दूर शांति से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष करना पड़ेगा। जितना ही मैं संघर्ष से दूर भागती थी उतना ही मेरी जिंदगी में संघर्ष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हर पल मुझे किसी न किसी से युद्ध करना ही होता है। अरे तुम महारानी हमें बताएगी भी कि लड़का आखिर करता क्या है? अपने मन से ही पसंद कर लिया और बस शादी के लिए हाँ कर दो माँ। अरे माँ की बस इतनी ही जरूरत रह गई है, अब माँ बाप की और कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में। बस तुम जिसे लेकर आओ बस मैं हम लोगों से हाँ कर दे। हाँ, अरे वो लड़का करता क्या है? और अभी तुझे शादी की इतनी जल्दी क्या है? अरे अभी तो 2-4 पैसे आने शुरू भी नहीं हुए, तेरी नौकरी लगी हुई अभी इतना ज्यादा दिन भी नहीं हुए, और अभी ही तुझे शादी करनी है। और वो लड़का कौन है? हाँ, अब क्या करता है?
भैया वो बहुत ही अच्छा इंसान है और पढ़ने में भी बहुत तेज था। वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी पा गया है। इसी वाली भर्ती में ना उसका भी सिलेक्शन हुआ है और उसे भी यहाँ से बस 5-6 किलोमीटर आगे ही जॉब मिली है। अपनी सवारी से आना जाना और सब कुछ बढ़िया है। सैलरी भी मेरे बराबर ही है। भैया वो बहुत अच्छा है। वो मुझे तब से पसंद करता है जब से मैं कोचिंग में उसके साथ पढ़ती थी और अब तो हम दोनों की जॉब भी लग गई है। माँ, आपको 1 रुपया भी दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को कोई डिमांड नहीं है। उसकी एक माँ है, वो बहुत अच्छी है और उसने मुझसे खुद कहा है कि वो अपनी माँ को लेकर कल हमारे घर आएगा। अरे बेटवा, जब दहेज नहीं जा रहा है तो फिर मुझे तो लगता है फिर ठीक ही है। क्या है ना कि 1 रुपया खर्चा ना करना पड़े तो बढ़िया ही है। ले जाके इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, खर्चा बच जाएगा पूरा। हाँ अरे रुक जाओ अम्मा, ऐसे नहीं। लड़का किस जाति का है, किस धर्म का है, किस गोत्र का है, ये सब कुछ जानना है हमें, समझी तू? ऐसे ही तेरे कहने पर हम कहीं तेरा रिश्ता नहीं करवा देंगे। अरे भाई हूं मैं तेरा, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। ऐसे ही अपनी बहन की शादी किसी अरे गरे नत्थु खैरे से नहीं करवा सकता मैं। उस लड़के का पूरा नाम, पता, एड्रेस सब दे मुझे, और मुझे उसके बारे में पता करना है। भैया, उसका जाति धर्म सब कुछ सही है। मैं सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में। वो हमारी ही जाति का है और हमारे ही धर्म का है। भैया बाकी सब कुछ सही है। मैं सब कुछ लिखकर आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। बस आप लोग एक बार हाँ कर दीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तब तो आप लोग हाँ करेंगे ना? अम्मा, अब बाबूजी ही नहीं है तो क्या करूं मैं, क्या फैसला करूं? अब देख बेटवा, तेरे बाबूजी का क्या है, बैठे होंगे किसी ठेके पर, अपना चढ़ाएंगे। पता नहीं कब दिन होगा, कब रात होगा, उनको कुछ समझ में आना नहीं है। ना जाने ही कब आएंगे कब ना आएंगे। मैं तो कहती हूँ फैसला कर ही दे। और दिक्कत क्या है, लड़का भी सरकारी है और 1 रुपया भी दान दहेज नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक ही रिश्ता लग रहा है। बाकी तू जो समझ। ठीक है, कल बुला लो उन लोगों को, हम मिलने के लिए तैयार हैं। जी भैया। भाभी रुको। हाँ दीपू बोलो ना। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियाँ दे। मेरी तो बस यही इच्छा है, मैं आज से ही उन लोगों की स्वागत की तैयारी में लग जाती हूँ। तुम्हारा रिश्ता अच्छे से हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बनो मत, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी क्या इच्छा है। एक बात अच्छे से समझ लो, मेरे वेद से दूर रहना। तुमने उसे मुझसे छीनने के लिए कितनी कोशिशें की। अगर मेरा भाई सही समय से जाकर तुमसे माफी ना मांगता तो तुम तो मेरे वेद को मुझसे छीन भी चुकी थी। किस्मत ने मुझे दोबारा से उसे वापस किया है। अब इस बार कोई रंगत अपनी मत दिखाना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं। कभी तुम्हारी जान बचाई थी, उस एहसान का बदला चुका देना। कम से कम अब मेरे और वेद के बीच में मत आना। वेद ने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और तुम समझ रही हो ना। तो मेरे और वेद के बीच में अब मत आना, समझी? मैं वादा करती हूँ, मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। मैं सच कह रही हूँ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल वो लोग आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी माँ की या उसके सामने निकलो। अपना घर में ही रहना। और समझ रही हो मेरी बात? मेरे रिश्ते में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए तुम्हारी वजह से। समझ में आए तुम्हारी? एक बार ये शादी हो जाएगी ना, फिर मैं वेद को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। इस सब जहरीले माहौल से कहीं बहुत दूर, जहाँ मैं और वेद अपनी जिंदगी शांति से गुजार सकेंगे, जहाँ तुम नहीं होगी। अरे बेटा, देखने से तो मुझे सब कुछ सही ही लग रहा था। अब जैसा तुम कहो। बाकी तो सब कुछ तुमने देखा ही, ठीक ही है। वो और उसकी माँ, लड़का भी सरकारी ही है तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो कह रही थी कि जल्दी ही शादी करवा देते हैं। तो बेटवा कोई अपना फिर कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ करो, इंतजाम करो, नहीं तो फिर लड़की की शादी है, आखिर जानते ही हो बड़ा खर्चा लगेगा। अरे कुछ ऐसा काम भी नहीं करना कि गांव मोहल्ले वाले आकर हमें टोक कर चले जाए। समझ रहे हो ना बेटवा? तुम्हारी बहन है इकलौती, तो कुछ तुम इंतजाम करो उसका। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? उन लोगों ने कहा नहीं उन्हें शादी की जल्दी है। वेद की माँ भी चाहती है कि कोई जाकर जल्दी से उनका घर संभाल ले, और उन्हें पैसे की कोई चिंता नहीं है। रुपए पैसे उन्हें चाहिए ही नहीं। आप लोग बस सादगी से कहीं कोर्ट मैरिज ही करवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से शादी हो जाएगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वेद भी इसी बात के लिए तैयार है। वो भी कहता है कि बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है, शादी सादे तरीके से ही चाहे हो जाए, पर जल्दी हो जाए। धत तेरी की सत्यानाश हो आजकल की लड़कियों का। माँ और भाई के सामने खड़ी होकर बता रही है कि इसे शादी की कितनी जल्दी है। अरे इतनी ही जल्दी थी तो अपनी भाभी की तरह तू भी भाग गई होती उसी वेद के साथ। हाँ नहीं तो अरे हमें शादी करवानी है तो हम दुनिया समाज को अपनी नजरों में रखकर तब शादी करवाएंगे ना तेरी। ऐसे ही हमें अपने गांव मोहल्ले में नाक नहीं कटवानी है। पहले ही तेरी भाभी ने भागकर हमारी नाक कम नहीं कटाई है जो तू और कटवाना चाहती है। हाँ नहीं तो रिश्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, पर शादी ब्याह तो हम ढंग से ही करेंगे ना। नाते रिश्तेदारों को ना बुलाया तो जिंदगी भर तो सब हमारे ही मुंह पर थूकेंगे ना। वैसे भी हमारे घर के हालात इतने ठीक नहीं है, ऊपर से तू क्या चाहती है? गांव मोहल्ले में सब में अपनी नाक कटवा लूं मैं? बड़ी आई है बोलने वाली। बेटवा वो लोग चाहे जो कह रहे हो, और इसे भी चाहे जितनी जल्दी हो, मैं उसकी माँ से बात कर लूंगी। रुक जाएगी वो 4-6 महीने, कौन से इतना बड़ा ज्यादा दिन रोक लिया है? हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, ये तो वो भी अच्छे से जानती है। तो क्या हमारे शादी ब्याह में हमारे घर में खर्चे में मदद करेगी उसकी माँ? हाँ
जब नहीं करेगी तो हमें जब जुटा पाएंगे हम तभी तो करेंगे। और वैसे भी उनका बेटवा भी हमारी बिटिया के प्यार में लट्टू है, कोई हमारी बिटिया ही नहीं भागी जा रही है उनके बेटे के साथ, गर्ज उनकी भी है। तो इसलिए तू चिंता मत कर, अपना 4-6 महीने लगकर इंतजाम करके ही पैसों का, और उसके बाद इसकी शादी करवाऊंगी मैं। हाँ अरे माँ, आप क्या कह रही हो? 4-6 महीने में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से इकट्ठा कर लूंगा कि इसकी शादी करवा पाऊंगा? माँ, ये काम तो पिताजी का था ना, पर उन्होंने जितना जिंदगी भर कमाया वो सब ठेके पर उड़ा दिया, और आप भी उन्हें रोक नहीं पाई। और अब मैं अपने ख्वाहिशों का गला घोट कर जाऊं वहां दर दर काम की भीख मांगू और कमा कमा कर लाऊं और इसका ब्याह कराऊं? माँ, कम से कम 1.5 साल लगेगा मुझे इसका ब्याह कराने में, अपना खर्चा भी तो देखूंगा मैं। और वैसे भी मेरी बीवी तो इस घर में खर्चे में मदद कर ही रही है ना, अब जरूरी तो नहीं कि मैं भी पैसे दूं ही। पैसे मेरी बीवी दे रही है, आप उसी में से बचाओ और करो इसका ब्याह। हाँ हाँ बेटवा, बोल ले अब तो भी बोल ले, कोई बाकी मत रखना। हाँ नहीं तो अरे भाई बहन, बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं होते तो और किसकी जिम्मेदारी होते हैं? हाँ, माँ बाप की। अरे हमने तुझे भी तो पढ़ाने लिखाने की कोशिश की थी, नहीं पढ़ लिख पाया तो हम क्या करें उसमें? तेरा दिमाग भी तो तेरे बाप की तरह आधा दारू में और आधा लड़कियों में लगा रहा इधर उधर। हाँ नहीं तो अब नहीं है पैसे तो क्या करेंगे हम? कैसे जिंदगी भर कुंवारी घर में बिठा कर रखेंगे? अच्छा खासा रिश्ता मिल रहा है, कहीं हाथ से चला गया ना तो फिर दान दहेज मांगने वाले ही मिलते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ आजकल की दुनिया में, वो तो अच्छा है वो लड़का इसके पीछे पागल हुआ पड़ा है, आराम से शादी हो जाएगी, वो भी बिना 1 रुपया दान दहेज के। तो बस इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी से कहीं पैसों का इंतजाम कर दो, और अपनी बीवी के ना कमाने के ताने मत मारा करो मुझे। जो ये कमा कर देती है ना उसमें इस घर का खर्चा चल जाए ना वही बहुत है, उसमें बचाने का तो तुम सोचना भी मत। माँ, मुझसे नहीं होगा, अभी 1.5 साल तक तो आप भूल ही जाओ। कहीं काम भी पकड़ूंगा तो सेटल होते समय लगेगा, और शुरुआत में ही कोई मुझे इतनी तनख्वाह नहीं देने लगेगा कि मैं सीधे लाकर इसका ब्याह ही करवा दूं। तो फिर क्या करें? ठीक है फिर रहने दो, 1.5 साल रहने दो, नहीं तो उससे पहले ये महारानी 6-7 महीने में इसकी खुद की तनख्वाह ही आने लगेगी, तो इसकी तनख्वाह से ही इसका ब्याह करवा देंगे, तब ठीक रहेगा ना। पर कम से कम 6-7 महीने तो रुकना ही पड़ेगा, जब तक कि तेरी तनख्वाह नहीं आ जाती, समझी? तो मैं वेद की माँ से फोन लगाकर बात कर लेती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। रुक जाइए आप लोग, बस बहुत हो गई बहस, शादी बिल्कुल नहीं रोकी जाएगी। वो वेद की माँ जिस समय में चाहती है उसी समय में शादी होगी। अच्छा, और पैसे क्या तेरा बाप लेकर आ रहा है या तेरी अम्मा? हाँ बोल। मैं जहाँ काम करती हूँ अपने हॉस्पिटल से कुछ लोन ले लूंगी, और जो शादी में मुझे गहने चढ़ाए गए थे, मतलब कि मेरे पास एक झुमकी है और वो चांदी के जो थोड़े से गहने हैं, वो सब आप बेच दीजिए और उनसे जो पैसे मिले वो ले लीजिए। मैं हॉस्पिटल से कुछ 50-60 हजार का लोन ले लेती हूँ। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे ना सही, पर छोटे पैमाने पर हम अच्छी शादी कर लेंगे, इतना भरोसा है मुझे खुद पर। बस आप लोग शादी रोकिए मत, सब कुछ इतना अच्छा मिला है, पता नहीं फिर इतना अच्छा रिश्ता हाथ आए या ना आए, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अरे पर मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी ही क्या है शादी करने की? जब पैसे होंगे तब दे दिए जाएंगे। और तुम क्या पैसों की तान तोड़ रही हो? 2-4 गहने जो है तुम्हारे पास हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे, तुम उसे भी बेच बाच कर इसका ब्याह करवा दो। हाँ, और जब हमारा बुरा वक्त आए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, अभी सामने जो मुसीबत खड़ी है ना, पहले हमें उसका सामना करना चाहिए। और वैसे भी अगर इसका ब्याह हो जाता है तो गांव समाज में आप लोगों की ही तो इज्जत बढ़ेगी। और 4 दिन में क्या पैसे कहीं जल्दी से इकट्ठा जल्दी आने वाले हैं क्या? 1.5 साल में भी इकट्ठा करेंगे ना तब पर भी इतने नहीं हो पाएंगे कि ब्याह आसानी से हो जाए। और अभी मैं खड़ी हूँ ना, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे में चंदन तो हमारे पूरे घर को लग जाएगा ना, हर कोई यही कहेगा कि आपने अपनी बहन की शादी करवा दी, और वो लोग भी अभी कुछ कहेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि जल्दी जल्दी में शायद आप कम इंतजाम कर सकते थे, उसमें आपने बहुत अच्छी शादी की कम समय में और अच्छी। समझने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा दिन लगाएंगे ना उतना ज्यादा खर्चा पड़ेगा आपको। दिन हर दिन चीजें महंगी होती जा रही हैं, और शादी ब्याह भी। समझने की कोशिश करिए, मैं बुद्धि वाली बात कह रही हूँ। हाँ, मुझे तो इसकी बात फिर से ही लग रही है। अगर हमने ज्यादा समय तक इंतजार किया और कहीं उन लोगों ने किसी दहेज वहेज की डिमांड कर ली तो फिर कोई ऐसा लड़का ढूंढने नहीं मिलेगा हमें जो दहेज ना ले। हाँ बेटवा तो सही कह रहा है, सरकारी नौकरी वाला लड़का है, गांव समाज में हमारी इज्जत बनेगी। लोग यही कहेंगे कि हमने अपनी सरकारी नौकरी वाली बिटिया की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ की है, और हमने उसे ऐसे ही नहीं विदा कर दिया, पैमाने पर अच्छे और ढंग से शादी कराई है। हमारे पास समय कम था इसलिए ज्यादा हम तैयारी नहीं करवा सके, हमारी कहीं थू थू नहीं होगी, ये तो सम्मान वाली बात होगी। सही कह रहा है तू, बढ़िया है, सही सोच रही है ये। तो ठीक है, फिर मैं ये रिश्ता जल्द से जल्द करवाने को तैयार हूँ। तो अपने हॉस्पिटल से पैसे ले लेना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके महारानी उतने लेना, कि कम से कम इसका ब्याह सही से निपट जाए। अब जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है ना उसे पूरी खत्म कर लेना, हमारी नाक मत कटाना हमेशा की तरह, नहीं पता चले कि सब कुछ ले लाकर कहीं भाग जाए। हाँ नहीं तो भागने में तो तू एक्सपर्ट है।
उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। वाह, पैसों का भी इंतजाम हो गया। अब मेरी और वेद की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वेद सिर्फ मेरा होगा और मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, सरकारी नौकरी भी मिल गई, वेद भी मेरा हो रहा है। अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। ये इतना सारा तामझाम करने की क्या जरूरत थी? हाँ, इतना ज्यादा सजावट करने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं भी सजावट होगी ना तब भी शादी आराम से हो सकती है, पर नहीं, तुम लोगों का ना खर्चा करने का मन करता है। कितना सारा फूल वूल लगा दिया है, देखो फालतू का खर्चा किया है इसमें तुम दोनों ने। हाँ नहीं तो माँ, मैं तो कह ही रहा था कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री में वो सरला काकी का मैदान मिल गया है, आराम से यहाँ पे शादी हो जाती, चुपचाप से शांति से एक तो टेंट लगाते हो जाती। लेकिन नहीं, ये महारानी, इनको पूरी सजावट करवानी थी, इन्होंने ही पैसा खर्चा किया है माँ। मैं नहीं जानता कि इसने कहाँ से इंतजाम किया, पर इसने ही खर्चा किया है माँ। मैं तो शुरू से मना कर रहा था, पर ये मानने को तैयार ही नहीं थी। कहाँ से क्या खर्चा किया होगा? उसी तनख्वाह में से बचा बचा कर रखती रही होगी। अरे पूरी तनख्वाह थोड़ी ना देती थी, आधी तो अपना ही रख लेती रही होगी, ये है ना? वही सारे पैसे हैं जो आज इस तरीके से छक्के पंजे कर रही है तू, है ना? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैंने अपनी सहेली से जो हॉस्पिटल में मेरे साथ काम करती थी उसी से कुछ पैसे उधार पर लिए हैं, उसी से मैंने ये सब सजावट करवाई है। माँ जी, जब शादी है बेटी की तो कम से कम लगना तो चाहिए कि शादी हो रही है। आप लोगों ने ना कोई जगह बुक की, ना ही कोई हॉल बुक किया, और ऐसे ही एक खुले मैदान में टेंट लगाकर शादी थोड़े ना होती है। कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि जिंदगी भर अपनी शादी को दृष्टि याद रखे कि उसकी शादी कितनी अच्छी तरीके से हुई थी। वो जानती है कि हम लोग गरीब हैं, पर मैं ये नहीं चाहती कि उसे जिंदगी भर किसी बात का अफसोस रहे, इसलिए मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं उतना कर रही हूँ। और अगर उसकी जगह मेरी बेटी होती तब भी मैं उसके लिए यही सब कुछ करती। तू जो ये उधार पर पैसे ले लेकर ना ये सारे पैसे फूंक रही है ना, इन सारे पैसों पर ना हमारा अधिकार है, समझ ले अच्छे से। ये जो फिजूल खर्ची कर रही है ना तो उसका हर्जाना हमसे ही तो वसूलेगी, हमारी तनख्वाह में से काट काट कर। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, अब अपने हाथ रोक लेना। दोबारा कोई फिजूल खर्ची करती दिखी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस माँ जी, मैं अपना फिजूल खर्ची रोक लूँ तो आप भी अपना हाथ रोक लीजिए और अपनी जुबान भी। आइंदा मुझे कुछ कहने से पहले ना 100 बार सोचिएगा। आपकी बेटी की शादी हो रही है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ मैं कोई तमाशा खड़ा करूँ और लोग यही कहें कि सास और बहू के बीच में आपस में नहीं बनती। और आपके खिलाफ जो बातें कही गई थी वो सब सच थी। आप लोगों ने ही मुझे मारकर घर से निकाला था, आप लोगों की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। ये बात मैं किसी को बता दूं ना तो फिर मोहल्ले में आपकी थू-थू हो जाएगी गांव भर में, समझिए आप। तो इसलिए सबकी इज्जत बनी रहे ना तो ये फंक्शन शांति से चलने दीजिए और मुझे दोबारा कोई निर्देश देने की कोशिश मत करिएगा। पैसे मेरे हैं, मैं उन्हें चाहे फूकूं या आग लगा दूं, मेरी मर्जी। और जो आप बात बात पर मुझे ताने मारती रहती है ना कि मैंने पढ़ा लिखा कर तुझे नर्स बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अपनी मर्जी से पढ़ाई की थी, आपके आगे गिड़गिड़ाई थी मैं, और तब पर भी आपने कभी भी मुझे ना काम में ना ही मेरी किसी बात में कोई रियायत दी थी। मैंने वो घर के काम करते करते, आपके बेटे की मार खाते खाते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और नर्स बनी थी। जिंदगी में मैंने जो भी कुछ भी हासिल किया है ना अपने दम पर हासिल किया है, मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है, समझिए आप। स्कॉलरशिप पर मैंने पढ़ाई की और नर्स का कोर्स किया और नर्स बनी मैं। अपनी जिंदगी में जो भी बनी हूँ ना अपने दम पर बनी हूँ, कोई उसका हकदार नहीं है, आप भी नहीं, समझिए आप। बेटवा, इसे हो क्या गया है? 6 महीने में ऐसा भी क्या बदल गया है इसके अंदर कि ये हमसे इस तरीके से पेश आने लगी? पहले एक डांट तो दुबक जाती थी और अब ये हमारे ऊपर चढ़कर ही हमसे बात करती है। देख बेटवा, मुझे इसके लक्षण ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देख, इसकी जैसी लड़की ना दोबारा अगर तेरी जिंदगी से चली गई ना तो तुझे कोई दूसरी मिलेगी भी नहीं, समझ रहा है ना तू? अच्छी खासी काबिल है, हमारे घर का खर्चा चला रही है, समझने की कोशिश कर। अगर ये गुस्से से और क्रोध से तेरे गियर में ना आए ना तो दूसरा पैतरा फेंक, समझ रहा है ना तू? समझ ले अच्छे से। और इसे ना कहीं जाने मत देना, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। एक बार ये शादी ब्याह निपट जाए ढंग से तब इसके बारे में अच्छे से सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, समझ रहा है ना तू? मुझे नहीं पता माँ, आजकल वो ऐसे ही बागी हो गई है, हर चीज को ना कहती है, जो उसका मन करता है वो करती है। मुझे तो खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती माँ। मैं उसे क्या ही कहूंगा। पर आप चिंता मत करो माँ, आप सही कह रही हो। अब काम गुस्से से यहाँ नहीं निकल सकता, यहाँ मुझे उसके साथ प्यार से पेश आना होगा, उसे वापस से अपनी बातों में उलझाना होगा। वो बागी हो गई है माँ, उसे हमारा डर नहीं रह गया है माँ। अब वो हमसे डरती नहीं, बल्कि वो हमें डरा कर रखना चाहती है। देख बेटवा, मैं जानती हूँ कि तुझ में भी बहुत गुस्सा है, पर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में करना और इसे भी थोड़ा कंट्रोल में करना, समझ रहा है ना तू? अगर ये हमारे घर से चली गई ना
तो फिर खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तुझे और तेरे बाबूजी को ना ठेके पर देने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझ रहा है ना। गाय भैंस का काम कर करके मैं घर का भी काम नहीं कर पाऊंगी। और जहाँ तक सवाल है घर का खर्चा का, तो वो भी सब कुछ अंधेरे में चला जाएगा। एक तो वैसे भी तेरी बहन का भी ब्याह हो रहा है, हमारे घर में तो कोई पैसे देने वाला ही नहीं रहेगा, समझ रहा है ना तू। इसे जैसे तैसे पंजा कर रख, बस इसे कहीं जाने मत देना अपनी जिंदगी से। जी माँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, पर आज यहाँ मैं तुमसे अपने मन की बात कहना चाह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जहाँ मैदान में तुम्हारी शादी है मैं वहाँ पर तो नहीं जा सकती, क्योंकि अब बारात आने का समय हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी में कोई अड़चन आए, इसलिए मैं वहाँ तो नहीं जा सकती। यहीं से मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी दुआएं भी, तुम्हारी एक सच्ची दोस्त होने के नाते। क्योंकि जब इस घर में शादी करके मैं यहाँ आई थी, मेरे अपना कोई भी नहीं था। अरे मैं तो जहाँ से शादी करके आई थी वहाँ भी मेरे अपना कोई नहीं था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे हमेशा एक बोझ समझा। सौतेले भाई बहनों ने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया। हर पिता का प्यार करना न करना सब एक बराबर था। पर यहाँ इस घर में जब भी मुझ पर कोई दुख और मुसीबत आई, तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की, मेरे साथ मेरे हर दुख दर्द को बांटा। तुम मेरी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त थी, हमेशा से थी। और मैंने तुम्हें हमेशा अपना सच्चा दोस्त ही माना है। मानती हूँ हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हुई, पर इस गलतफहमी की वजह से हमारे बीच का रिश्ता नहीं बदल जाता। मैं आज भी तुम्हें अपना सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त मानती हूँ और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आगे आने वाली जिंदगी में तुम हमेशा सुखी रहो। शायद आज के बाद हम दोबारा कभी न मिले, लेकिन इसीलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कहना चाह रही थी। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे और खुश रखे। अरे बिटिया, क्या हुआ? क्या बोलकर गई वो महारानी? हाँ, कुछ कह तो नहीं रही थी तुझे? नहीं माँ, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अरे तो फिर खड़ी खड़ी यहाँ कर क्या रही है? चल जल्दी तैयारी कर, वहाँ बारात आने का समय हो गया है। आधे रास्ते बारात पहुँच भी गई है। फोन आया था तेरे भाई का, चल जल्दी। हाँ, नहीं तो आजकल तो ये सजाने वाले पता नहीं कितना ही ये तामझाम पहनाने ओढ़ाने में सजाने में खर्चा कर देते हैं। ऊपर से देखो ना कितना जो है तामझाम पहना दिया है, लड़की सही से चल भी ना पाए। चलो बेटा चलो, मैं तुझे ले चलती हूँ, चल।